बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 13 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान के एक फैसले ने सारी गेम बदल दी है। वैसे तो पिछले 2 सालों में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म शुरू हुआ, इमरान खान की हर सियासी हिकमत अमली ने फैसला साजों को, हुकूमत को, इस पूरे निज़ाम को घुमा कर रख दिया। पिछले चंद दिनों के अंदर किए जाने वाले बड़े फैसलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आर्मी चीफ को लिखे गए पहले 2 खतूत के बाद आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में होने वाली 2 बड़ी डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बेशक इस निज़ाम ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया है। लेकिन क्या इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान को कोई रिलीफ मिल रहा था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ ये अदालतें कोई फैसला दे रही थी? सबको पता है कि इमरान खान की रिहाई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलना हो, ये सब कुछ सियासी जिद्दोजहद से होगा। पाकिस्तान की अदालतें पिछले 1.5 पौने 2 साल से बेवकत हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अदालतों को इस पूरे निज़ाम ने कंट्रोल कर लिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुल्क की तमाम तर अदालतें भी कंट्रोल हो जाती हैं, उसके बावजूद इमरान खान की सियासी हिकमत अमली, इमरान खान की सियासी चालें ही डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी सियासी स्पेस मिलेगी। पिछले चंद दिनों के अंदर किए जाने वाले चंद बड़े फैसलों ने सारी गेम को बदल दिया है। पिछले चंद घंटों के अंदर 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में, जिसका चर्चा है। दोनों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान ने सबसे बड़ी तब्दीली की, जो कुछ लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी, जुनेद अकबर को जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर नामजद किया और पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को नामजद किया, ये दोनों तकर्रियां ऐसी थी जिन तकर्रियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एक नई रूह फूंक दी गई, एक नई जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डाल दी गई। यानी पिछले चंद दिनों के अंदर पूरा एक मोमेंटम ही तब्दील हो गया है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। देखिए, सवाबी में जब 9 फरवरी को पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के बाद जलसा हुआ, उस जलसे ने बहुत कुछ तय कर दिया। उस जलसे ने बता दिया कि जुनेद अकबर की जो तकर्री है वो कितनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, उनके किरदार पर, उनके जो कंडक्ट है, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो मामलात हैं, उनको लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब भी मुज़ाकरात की बात होती, जब भी ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस को इकट्ठा करने की बात होती, तो अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जाता कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होते हुए ग्रैंड ओपोजिशन का अलायंस अली अमीन गंडापुर साहब नहीं बना सके। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान है, जमीयत उलमा इस्लाम फे को सबसे बड़ा एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में अली अमीन गंडापुर साहब थे। तो जब से जुनेद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के सदर बने हैं, तब से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। पहली डेवलपमेंट तो यह है कि ये जो 2 तकर्रियां हैं, इन दोनों तकर्रियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलना शुरू हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी अहमियत मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये दोनों ग्रास रूट लेवल के कारकुन हैं, ये दोनों इमरान खान के साथ लॉयल। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, मैं इमरान खान के अलावा की बात कर रहा हूं, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत में सबसे पॉपुलर अगर आदमी कोई है तो वो जुनेद अकबर खान है। कोई शक नहीं है कि जबरदस्त आदमी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले चंद दिनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने लीड किया वो जबरदस्त है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज कम सियासी मैदान के ऊपर ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि इमरान खान ने अडियाला जेल से ये जबरदस्त सियासी हिकमत अमली के तहत ये जो 2 तब्दीलियां की, उनके बाद चीजें अब बदलना शुरू हो गई हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि
ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस क्यों पहले नहीं बन रहा था? उसकी सबसे बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर थे, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वो दस्तयाब क़यादत थी जिनके पास फैसला साजी का हक था। यानी इमरान खान ने ओपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टास्क दिया हुआ था, वो खुद ये नहीं चाहते थे कि ओपोजिशन किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो। उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें खुद बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर हैं। यानी पिछले डेढ़ पौने 2 साल में क्या ओपोजिशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा ओपोजिशन की कोई जमात शामिल नहीं हो सकी। यानी महमूद खान अचकजई साहब हर एहतजाज के बाद ये गिला शिकवा करते हुए नजर आए कि तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब लीडरशिप है वो ओपोजिशन को बताए बगैर ही एहतजाज करती है। तो पिछले चंद दिनों के अंदर ये हुआ कि जुनैद अकबर को जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर नामजद किया गया, उसके बाद ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस भी मुतहरिक हो गई। यानी अचानक इजलास होना शुरू हो गए, मौलाना फजलुर रहमान के घर बैठकें होना शुरू हो गई। जुनैद अकबर साहब हर इजलास में मौजूद अब हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की क़यादत आलिया हमजा को दी गई है, पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुतहरिक किया जा रहा है। कल यानी बुध की शाम को पंजाब में वो तमाम तर अरकान पंजाब असम्बली, और पिछले डेढ़ पौने 2 साल में मेरी नज़र में पहली दफ़ा पंजाब के जो अरकान पंजाब असम्बली है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनका इजलास हुआ, और उसमें बाकायदा तौर पर यह तय पाया कि अगर इमरान खान कोई कॉल देते हैं, अगर ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से कोई तहरीक इंसाफ या ओपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातें कोई एहतजाज का लाएमल तय करती हैं, तो पंजाब के भी तमाम तर अरकान पंजाब असम्बली जो है वो इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। इससे पहले हमें ग्रास रूट लेवल पर तहरीक इंसाफ इतनी मुतहरिक नहीं नजर आ रही थी। जुनैद अकबर साहब के सदर बनने के बाद ओपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गया है, और अब खबर तो ये है कि रमजान से 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को तमाम तर ओपोजिशन रहनुमा जो जो बंदा भी ओपोजिशन की जमातों में आना चाहता है, इस हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहता है, ओपोजिशन की कश्ती में सवार होना चाहता है, उन तमाम लोगों को शहर इक़्तिदार में 26 फरवरी वाले दिन बुला लिया गया है। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक हो, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, महमूद खान अचकजई हो, जमात इस्लामी हो, यानी जितनी भी ओपोजिशन की जमातें हैं, अख्तर मेंगल साहब हों, उन तमाम तर सियासी जमातों को जो जो इस ग्रैंड ओपोजिशन के अलायंस में शामिल होना चाहता है उसको 26 फरवरी वाले दिन इस्लामाबाद बुला लिया गया, और उसके बाद अगला लाएमल तय किया जाएगा। तो ये जुनैद अकबर खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर बनने के बाद ही ये सियासी डेवलपमेंट्स तेज हुई हैं। अदरवाइज अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार जो कुछ रहा वो आपके सामने, और इसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसने ये कम से कम इमरान खान के लिए कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस पैदा की है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों से तो इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलना। अगर पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलना होता तो क्या पाकिस्तान की अदालतें इतनी बेवकूफ़ हैं, क्या पाकिस्तान की अदालतों के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि एक बंदे को पिछले पौने 2 साल से किसी अदालत में पेश नहीं किया? क्या पाकिस्तान की कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर मातहत अदालतें हों, क्या किसी एक अदालत के पास कोई इतना इख्तियार नहीं है कि इमरान खान को किसी एक अदालत में पेश करवा सकें? तो यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान की अदालतों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये यूं कह लीजिए कि इमरान खान की जबरदस्त सियासी हिकमत अमली है जिसने पिछले चंद दिनों से शहर इक़्तिदार में एक अजीब सी हलचल पैदा की है। वो है आर्मी चीफ को लिखे गए पहले 2 खतूत, और उसके बाद होने वाली एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान की जानिब से चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक खत लिखा गया। फैसल चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम में खत लिखा है, और उस खत के अंदर जो जो चीज़ें इमरान खान ने लिखी थी वो तमाम तर कॉन्टेंट भी
عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا۔ جب عمران خان کی جانب سے یا ان کے وکیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو یہ خط لکھا ہے، تو فوری طور پر سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر چلوائی گئی کہ جناب عمران خان کا کوئی بھی خط آرمی چیف کو نہیں ملا، یعنی آرمی چیف کے نام عمران خان نے کوئی خط نہیں لکھا۔ چند دن بعد ہی عمران خان کی جانب سے ایک اور خط آرمی چیف کے نام لکھ دیا گیا۔ اب اس خط کا جو کانٹینٹ ہے، یعنی ان دونوں خطوط کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ اس میں عمران خان کوئی این آر او نہیں مانگ رہے، اس میں عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے لندن بھیج دیا جائے، مجھے جیل سے باہر نکالا جائے۔ پہلے خط کے اندر تو عمران خان نے بتایا کہ پاکستان کی فوج کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کی حکومت کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہی ہے، کس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے سامنے پاکستان کی فوج کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت پاکستان یعنی شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے۔ پھر ساتھ ہی دوسرا خط لکھ دیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان پہلے دو خطوط کا جواب سیکیورٹی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی فیصلہ سازوں کی جانب سے ڈائریکٹلی تو انکار نہیں کیا گیا، انڈائریکٹلی یہ کہا گیا کہ عمران خان کا کوئی خط جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فیصلہ سازوں کو، طاقتور اداروں کو نہیں ملا۔ کل فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، جنہوں نے پہلے دو خطوط کے حوالے سے انکشاف کیا تھا اور عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا، کل انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان آج تیسرا خط آرمی چیف کے نام لکھنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور کیلکولیٹڈ موو ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو یہ خبر نہیں چلا رہا، یعنی پاکستان کے میڈیا پر آپ یہ خبر نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان آرمی چیف کے نام پر خط لکھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ فوج کی کیا ذمہ داری ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے عمران خان، آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو کچھ اڈیالہ جیل سے کہتے آئے ہیں، وہی کچھ عمران خان اب آرمی چیف کے نام ایک خط کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ تیسرے خط میں فیصل چودھری کے مطابق عمران خان یہ لکھنے جا رہے ہیں کہ پاک فوج کو سیاسی عمل سے پاک کیا جائے، پاک فوج کو غیر سیاسی کیا جائے۔ یعنی اب یہ جو خطوط ہے عمران خان کے، ظاہر ہے ان خطوط کا کنٹینٹ دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان خطوط کو ریسیو کرنے کے بعد کبھی بھی اس کی جو ریسیونگ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں ہمیں خط مل گیا اور اب اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ جب یعنی اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ پاک فوج کو غیر سیاسی کیا جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا جواب دیا جائے آرمی چیف کی جانب سے کہ ہاں ہم پاک فوج کو غیر سیاسی کر دیں گے، یا آرمی چیف کی جانب سے یہ جواب دیا جائے کہ پاک فوج تو پہلے ہی غیر سیاسی ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ عمران خان کا خط نہیں مل رہا، یہی کہا جائے گا کہ عمران خان کا کوئی بھی خط ابھی تک کسی بھی فوجی افسر کو، اعلیٰ حکام کو جو ہے وہ نہیں ملا۔ حالانکہ عمران خان کا یہ تیر بھی بالکل نشانے پر لگ رہا ہے اور شہر اقتدار میں اس حوالے سے بے شمار بازگشت ہے۔ اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر حکومتی حلقوں میں یہ ہلچل ہے کہ عمران خان یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہر خط کے بعد باقاعدہ طور پر یہ خبریں چھاپتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ عمران خان نے، یعنی بطور ایکس پرائم منسٹر عمران خان موجودہ ملک کے آرمی چیف کو بتا رہے ہیں کہ فوج کی کیا ذمہ داریاں ہیں، فوج کو کس طریقے سے پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور ہونا چاہیے اور حکومت کس طریقے سے فوج اور عوام کو لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی یہ بڑی ہی کیلکولیٹڈ موو ہے عمران خان کی، جو حکومتی حلقوں کو بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر ایک غیر معمولی سی حرکت ہے، ایک غیر معمولی سا پینک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی، جنید اکبر صاحب کی تعیناتی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا فعال ہونا، متحرک ہونا، ایک نئی روح تحریک انصاف میں آ جانا۔ پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کا 26 فروری کو ایک فیصلہ کن اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ گرینڈ اپوزیشن کے الائنس کو ہلکا مت لیجئے گا، کیونکہ پہلے جو لوگ اپوزیشن کے الائنس کو متحرک نہیں ہونے دیتے تھے، عمران خان نے ان کو پارٹی سے دور کر دیا۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اب گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ 26 فروری کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر حرکت میں نظر آئے گا، اور تب تک عمران خان آرمی چیف کے نام یہ تیسرا خط بھی لکھ چکے ہوں گے۔ سو پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں، شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں سیاسی ہلچل جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں موسم سرما کے بعد جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بھی تبدیل ہوتا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔